तो आज कुछ और न्यूमेरिकल मैंने उठाए हैं जो पिछले सालों पूछे गए हैं, आईआईटी एडवांस, नीट, जेईई मेंस वगैरह में उठाए हैं। ये इसलिए उठाए हैं ताकि हमको अंदाज़ा हो सके कि जिन एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनके क्वेश्चनों का लेवल है, उस सब को हम समझ सकें। तो उसके लिए मैंने उठाए हैं। प्लस इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन मैंने वो भी लिए हैं जो मेरे पास डाउट के रूप में आए थे। तो जो पहला क्वेश्चन है उठाते हैं, वो देखो। ये है पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस कैपेसिटर को 80 माइक्रोकूलम चार्ज दिया गया अपर प्लेट को, मतलब एक कैपेसिटर था। ये आईआईटी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी यानी एडवांस में 2012 में 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट को 80 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया गया और उसके बाद आगे सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होता है। फाइनली यहाँ पर ये अर्थ होता है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी था, आया था कुछ कुछ अंदाजा। अगर आपको याद हो, मैंने प्रैक्टिस करवाया था, इसमें हमने कहा था चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन आगे फ्लो नहीं कर रहा था, ब्लॉक हो गया था, क्योंकि वो एक साइड से ओपन था और उसके बाद वो फुली चार्ज करके कैपेसिटर हमने वहाँ लगाया था। तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट में एक बड़ी डिफरेंस है। वो देखना क्या है। उस क्वेश्चन में हमने कैपेसिटर को फुली चार्ज किया था पहले, यानी उसकी दोनों प्लेट पे चार्ज दिया गया था, पहले से ही दिया गया था बैटरी के द्वारा चार्ज करके। लेकिन ये कैपेसिटर ऐसा है हमारे पास, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अभी अभी हमने इस पे ऊपर वाली प्लेट पे 80 माइक्रोकूलम डाला है, यानी कि इसकी नेगेटिव वाली प्लेट पे, दूसरी वाली प्लेट पे कोई चार्ज पहले से हमने नहीं दिया है। हमने सिर्फ एक ही प्लेट पे चार्ज दिया है। अगर दूसरी पे भी दिया रहता फिर वो दोनों आपस में बंध जाते, फिर वो केस वही होता जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, एक कि अगर दोनों उसमें चार्ज एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज जोड़ दिया गया था, उसको अर्थ कर दिया गया था, उससे पूछा गया दोनों पे फाइनल चार्ज कितना कितना आएगा, वो क्वेश्चन था। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया 3 माइक्रोफैराड का हमारे पास कैपेसिटर यहाँ पर है और 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर यहाँ पर है। इसकी अपर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा ये बताना है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, क्योंकि इसमें हम अभी अभी डाल रहे हैं ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव, और ये अभी अभी चार्ज इंड्यूस करेगा नेगेटिव दूसरी प्लेट पे। उसमें चार्ज पहले से इंडक्शन होकर के, बैटरी हटा करके वो चार्ज पहले से था, लेकिन इसमें अब आ रहा है। जब हमने ऊपर वाली प्लेट को चार्ज दिया, इसमें अब आ रहा है। तो अगर इसमें अब चार्ज आ रहा है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बचा, उसको जाने की अभी कोई जगह नहीं है, उसको आगे जाना ही पड़ेगा। लेकिन उस केस में उसका पॉजिटिव चार्ज यानी दूसरी प्लेट की ये साइड खाली हो चुकी थी, बैटरी अपना चार्ज लेके चली गई थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में इसका चार्ज बचा हुआ है। तो ये जो चार्ज यहाँ पॉजिटिव बचा हुआ है, इसको इस पॉजिटिव से रिपल्शन मिलेगी और ये चार्ज कंडक्ट करेगा दोनों कैपेसिटर के पास। यानी ये चार्ज यहाँ तो नहीं टिकेगा, क्योंकि ये यहाँ से फोर्स लगेगी, ये चार्ज यहाँ पर शो होगा, इस तरफ आ जाएगा। और फिर क्या होगा इस केस में, आगे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इन दोनों प्लेट पे, और वो नेगेटिव से फिर पॉजिटिव इंड्यूस होगा यहाँ पर, और वो पॉजिटिव फिर कंडक्ट कर जाएगा कहाँ पर, ग्राउंड। मतलब यहाँ से फिर वो रास्ते में कहाँ पहुँच जाएगा, ज़मीन पे पहुँच जाएगा। पिछले वाले केस में और इस वाले केस में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं क्वेश्चन, लेकिन है नहीं। तभी क्वेश्चन एडवांस का है, क्योंकि इसमें पूरा ही डिटेल है कैसे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। टाइम की बात है, कब आपने चार्ज करके लगाया या अनचार्ज लगाया, उस चीज़ पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अभी वो चार्ज इसमें क्रिएट हो रहा है, उस केस में नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो उसको फुली चार्ज करके पहले से दोनों प्लेट पे चार्ज दे करके, इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे पहले से चार्ज करके बैटरी से आप फिर यहाँ लगाते, फिर इन पे कुछ नहीं आता, क्योंकि वो दोनों आपस में बंधे रहते। अभी क्यों आया, क्योंकि इसने इसको अभी अभी इंड्यूस किया है, और जो पॉजिटिव इसका बचा है उसको यहाँ भेजा गया, इसलिए चार्ज वहाँ चला गया। अब जब आगे केस करेंगे तो वो सिंपल है। ये चार्ज जो है यहाँ -80 होगा दूसरी प्लेट पे, इंडक्शन तो बराबर होती है, और जो -80 यहाँ पे हुआ उसका +80 चला गया इन दोनों के पास, क्योंकि आगे एक जंक्शन आया, जंक्शन पे चार्ज दोनों बट जाएगा। तो कुछ वो 2 के पास जाएगा, कुछ वो 3 के पास जाएगा। किसके पास कितना चार्ज है वो निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्योंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर पैरेलल में लगे तो आपको बताया था मैंने, उसमें ये पता कर लो कि उनकी रिलेशन क्या है। जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसकी, जिस पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसके साथ, यानी अगर पैरेलल में देखा जाए तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है और हमारे पास रिलेशन होता है Q = C × V। क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आया। और तब भी कहा था अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आए तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है कि जिस पे वो चार्ज की बात हम कर रहे हो, Q1 निकाल रहे हो, तो पहले उसी का कैपेसिटेंस ऊपर आएगा C1 अपॉन दोनों का सम मल्टीप्लाई पे वो चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो C1 कितना हो गया, C1 3 और C1 + C2 5, और क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 80 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आपका 48 माइक्रोकूलम। छोटा था क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतना टेढ़े भी नहीं होते, तो सीधे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये तो एडवांस में क्वेश्चन था 2012 में। क्लियर। एक और क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये 2011 का क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है,
इस क्वेश्चन में यह है कि एक V वोल्ट की बैटरी है, उसकी बैटरी नहीं बताई, वोल्टेज नहीं बताई कितनी है। तो V वोल्ट की बैटरी के साथ हमने एक यहाँ पे स्विच जोड़ रखा है, टू वे स्विच, मतलब वो इधर भी काम करता है और इधर भी काम करता है। मतलब अगर उसको यहाँ पे छोड़ोगे तो वो यहाँ इससे कनेक्टेड है, ये सर्किट कंप्लीट है, और इधर ले आओगे तो इसके साथ कनेक्टेड, टू वे स्विच बोलते हैं इसको, दोनों साइड पे चल रहा है, एक बार उसमें जुड़ जाएगा, एक बार उधर जुड़ जाता है। तो ऐसा है। और एक यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, एक यहाँ पे 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि जब ये स्विच 1 पर था और अगर इसको मैं 1 से उठाऊं और 2 पे ले जाऊं, मतलब इस स्विच को यहाँ से उठाएं और यहाँ पे ले जाएं, इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन पहले इसमें भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। तो इसको यहाँ से उठाया और कहाँ, नीट में बाद में आया, सॉरी पहले ये एडवांस में आया था। तो इसको यहाँ से उठाएंगे और 2 पे भेज देंगे, तो फिर कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी इस प्रोसेस के दौरान, वो बताना है। कितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, यानी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में कितना डिफरेंस है, वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो भी समझते हैं, देखो जब ये स्विच इस तरफ था तो सर्किट हमारा ये वाला कंप्लीट था, ये कंप्लीट नहीं था, यानी कि 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर हमारा खाली बैठा था, उस पर कोई चार्ज ही नहीं था, क्योंकि उससे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना, उसका रास्ता पूरा नहीं हुआ, तो वो अकेला बैठा था। कौन था चार्ज किसके पास? सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के पास था। तो 2 माइक्रोफैराड पे अगर चार्ज था, यानी 2 माइक्रोफैराड ही चार्ज था, तो एनर्जी सिर्फ उसी के पास थी। तो शुरुआत में एनर्जी सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के पास थी, और क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया हाफ CV²। सी की वैल्यू 2 दे रखी है, काटा तो इसको, तो बन गई वैल्यू V², यानी कि V² यूनिट का मैं ध्यान नहीं दे रहा, मतलब माइक्रो को मैंने चेंज नहीं किया, SD छोड़ दिया। तो ये कितना बना? V² के आसपास बन रही है एनर्जी, की रेशियो निकालना बाद में अपने आप कट जाएगा। तो ये इनिशियल एनर्जी स्टोर थी सिस्टम में। जैसे ही आप इसको यहाँ से हटाते हो, इस पर ले आते हो, अब बैटरी सर्किट से हट जाती है, क्योंकि बैटरी सर्किट से हट गई तो एनर्जी सप्लाई करने वाला चला गया, अब और एनर्जी नहीं आ सकती। वही एनर्जी है जो आपस में वो दोनों बांटेंगे, और जब वो दोनों आपस में एनर्जी बांटेंगे तो वही एनर्जी थी वो थोड़ा फ्लो करेगी, और जब वो कनेक्टिंग वायर के थ्रू फ्लो करेगी तो कुछ हीट के रूप में वो डिसिपेट भी होगी। तो अब वही हमको बताना कितनी एनर्जी उसकी डिसिपेट हो रही है। तो उसके लिए पहले मैंने माना कि अभी सिंपलीफाइड सर्किट इसका सिर्फ इतना रह गया, दूसरे केस में कि ये यहाँ पे चला गया, ये कट गया यहाँ से, सिर्फ ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है। और जैसा पहले हमने क्वेश्चन कर रखा है, अगर ये चार्ज है ये अनचार्ज है, तो यहाँ से क्या होगा? चार्ज इसकी तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैंने पहले वो कंडीशन निकाली कि कब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर इस पर Q1 चार्ज बचता है तो Q1/2 इसका पोटेंशियल, और अगर Q2 चार्ज इस पर बचता है तो Q2/8 इसका पोटेंशियल। 2 से 2 कट गए, यहाँ से मुझे रिजल्ट मिला कि जो Q2 है हमारा वो 4 टाइम्स Q1 आ गया है, यानी इस पे 4 गुना ज़्यादा चार्ज होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इस पे 4 टाइम्स चार्ज हो गया। अब एक और केस हमारे पास है कि नेट चार्ज तो कॉन्स्टेंट रहेगा। नेट चार्ज कितना था? 2 इंटू C/V होता है ना चार्ज, C की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 इंटू V था हमारे पास नेट चार्ज। फिर से मैं माइक्रो को चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको माइक्रो में ही छोड़ा है, यानी Q1 + Q2 कितना था? 2 इंटू V। और इस इक्वेशन को यूज़ किया, Q2 का सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे Q1 मिल गया 2/5 टाइम्स V। क्लियर? और ऐसे अगर आप Q2 निकाल दोगे तो इसका कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स Q1 Q2 हो जाएगा, तो 8/5 हो जाएगा हमारे पास V Q2, यानी दूसरे पे चार्ज। अब की बार क्योंकि चार्ज पता है तो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया Q²/2C, क्योंकि वोल्टेज तो मुझे पता नहीं है तो मैंने Q²/2C यूज़ किया। तो सेकंड एनर्जी निकाली, वो दोनों की एनर्जी, उस बार दोनों पे एनर्जी है, इसके पास भी इसके पास भी, तो हाफ Q1²/C प्लस हाफ Q2²/C। इसका C2 है, इसका C8 है, तो वो वैल्यू मैंने अलग लिख रखी है। अब इसमें से हाफ मैंने कॉमन निकाल लिया, Q1 की वैल्यू पुट की, और यहाँ से Q2 की वैल्यू, यहाँ से Q1 की वैल्यू पुट की V की टर्म में, और यहाँ से Q2 की वैल्यू पुट की। इसको सोल्व किया, काटा, तो ये वैल्यू आ रही है V²/5, यानी फाइनली एनर्जी हमारे पास 1/5 बच गई है V²/5। कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब कितना चेंज आया, तो उसके लिए मैंने क्या कहते हैं, मुझे पता तो है कि एनर्जी पहले ज़्यादा थी, तो डिक्रीज तो होनी है, तो मुझे पहले से मालूम है, तो इसलिए मैंने इसको बड़े में से छोटा माइनस किया। अगर आप फाइनल में से इनिशियल करो तो माइनस आ जाएगा अपने आप, फिर वो डिक्रीज ही शो कर रहा है, तो इसमें उस बात की चिंता नहीं है, डिक्रीज तो होनी है तो पता ही है। तो मैंने बड़े में से छोटे को माइनस किया, वो मुझे मिला 4/5 V², और उसके बाद मैंने ओरिजिनल से डिवाइड कर दिया V² से, ये कट गया तो 4/5 × 100 आ गया, यानी डायरेक्ट आ गया 80%, यानी 80% एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी अगर आप स्विच को वहाँ से हटाओगे और उस तरफ जोड़ दोगे। यानी वो दो कैपेसिटर जब एनर्जी आपस में बांटेंगे तो 80% एनर्जी को हीट के रूप में डिसिपेट कर देंगे, सिर्फ 20% एनर्जी बचेगी ओरिजिनल का। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था हमारा एडवांस 2011 में। अब एक और क्वेश्चन मैं उठाया, ये है नीट 2018 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन 2-3 साल पहले ही आया था। इसमें क्वेश्चन में ये था कि फोर्स बिटवीन 2 प्लेट्स कितनी होंगी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम देखते हैं तो कितनी फोर्स उसके बीच में बनेगी। देखो अगर यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट की जाए तो फोर्स का जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है वो था हाफ
K(Q1Q2)/r², यानी कूलम्स लॉ है। लेकिन यार उससे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि वो चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सारा चार्ज, छोटे छोटे चार्ज हैं, इन पे फोर्स लगाएंगे और वो चार्ज की इंटीग्रेशन कैसी हो जाएगी, 2 टाइम्स। वो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगी, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसलिए बेस्ट तरीका जो है वो ये होता है कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक प्लेट को दूसरे की फील्ड में देख लो। मान लेते हैं कि ये फील्ड बना रहा है और इस पे फोर्स लग रही है, या यूं मान लो कि ये फील्ड बना रहा है और इस पे फोर्स लग रही है। तो अगर आप सिर्फ एक की फील्ड देखोगे तो कितनी बनती है, σ/2ε0। σ/ε0 होती है, वो दोनों का सम होती है ना, इसका और इसका जोड़ होता है। लेकिन अब तो हम सिर्फ इसकी फील्ड देख रहे हैं, कितनी बनेगी, σ/2ε0। उसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज कितना होगा इसका, σ/a। अट्रैक्टिव देखो आनी हो तो हमको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगनी है, तो वो डायरेक्शन हम पहले से जानते हैं, सिर्फ इस बार वैल्यू निकालनी थी। तो σ/a/σ/2ε0 फील्ड चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे बन रहा है Q²/2ε0a। क्लियर पॉइंट। एक क्वेश्चन, ये फॉर्मूला कई बार बुक्स में डायरेक्ट भी दिया जाता है, तो मैंने प्रूफ करके दिया कि कहाँ से ये आता है चार्ज की वैल्यू। इस पे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं कि चार्ज की किस पावर पे डिपेंड करता है जो फोर्स होती है उनके बीच में, तो Q² पे डिपेंड करती है। और अपना नीचे आ गया हमारे पास ये D, यानी कि उनके बीच की स्पेस, कितना गैप है, उससे ये इंडिपेंडेंट आ रहा है। यही सारा क्वेश्चन था कि उसके गैप के ऊपर, D के ऊपर कैसे वो डिपेंड करेगा। तो D के ऊपर से वो इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो ये क्या बना हमारे पास, इसलिए इंडिपेंडेंट हो गया ऑप्शन। ये था 2018 का नीट का क्वेश्चन। क्लियर। तो एक और क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2017 का। देखो जो डिफरेंट वैरायटी मुझे नजर आई वो मैंने उठाई है। उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने देखे, जो पहले कवर हो रहे थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, वो मैंने नहीं लिए हैं। या एक आध क्वेश्चन ऐसे जिसमें शायद आगे वाले चैप्टर यूज़ हो रहे हैं, तो वो भी मैंने अभी नहीं उठाया, वो भी बाद में करेंगे। तो सिर्फ वो उठाए हैं जिसको मुझे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगे। तो 2017 का क्वेश्चन एक और, इस बार भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, जाना पहचाना से थोड़ा सा बस चीज़ें अलग पूछी गई हैं कि एक कैपेसिटर को फुली चार्ज किया गया, उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, उसके बाद उसको हटा दिया गया बैटरी से, ये नीट में था, एक अनचार्ज से जोड़ दिया गया। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ इसके जैसा है, बस यहाँ पर सीधे सीधे बोला नहीं गया कि भाई वो अनचार्ज है, क्या जोड़ा गया, यहाँ पर वो बोल दिया गया कि अनचार्ज साथ में पैरेलली जोड़ दिया गया है। तो अब फिर से जैसे हमने पहले निकाला उसी तरीके से हम दोनों का फाइनल चार्ज निकाल देंगे, क्योंकि दोनों देखो आइडेंटिकल हैं। बात को ध्यान समझना, अगर ये दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर हों फिर वो चार्ज को आधा आधा बांट लेते हैं। ये कंडक्शन में भी मैंने पॉइंट बताया था आपको, जब कंडक्शन होती है तो चार्ज हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर वो जिन चीज़ों पे कंडक्शन हो रही हो वो एक जैसे हों। और यहाँ पे कंडक्शन से ही चार्ज जाएगा, इसका चार्ज इसकी तरफ इंडक्शन से नहीं जा रहा, कंडक्शन जा रहा है, क्योंकि ये पोस्टर यहाँ से होकर के यहाँ पहुँच गया है। और कंडक्शन में चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर वो आइडेंटिकल हो, नहीं तो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे। तो ये तो आइडेंटिकल थे हमारे, इसलिए इस पर चार्ज आया हमारे पास। तो चार्ज जो भी था उसका आधा आधा हो गया दोनों पे। तो इस हाफ CV² इनिशियल एनर्जी थी और CV था उस पर चार्ज, तो CV/2 रह गया। तो हाफ CV/2 का होल स्क्वायर, यानी Q²/C मैंने लिखा है, एक C तो C का आया है, और क्योंकि चार्ज हमारा हाफ है तो उसका स्क्वायर हो गया 4 हो गया। और क्योंकि ऐसे दो कैपेसिटर हमारे पास ये और ये भी है, तो मैंने 2 से उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इस 2 से 2 कट गया और ये कितना आ रहा है, CV²/4 आ रहा है। तो जो फाइनल आ रहा है हमारे पास जो एनर्जी नेट आ रही है वो आ रही है CV²/4, और पहले कितनी थी, CV²/2, यानी एनर्जी डिक्रीज्ड बाय हाफ हो गई है। अच्छा, इसमें एक और खास बात भी थी, इस क्वेश्चन के अगर ऑप्शन देखे जाएं तो ये ऑप्शन से ही आंसर निकला, तो निकालने की भी जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आप देखो ध्यान से, तो मैंने दिए हैं उसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं, 2 ऑप्शन में इंक्रीज शो कर रहा है, 2 ऑप्शन में इंक्रीज शो कर रहा है, और एक ऑप्शन में सेम बता रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसे में डिक्रीज बता रहा है। और जैसा आपको पहले बताया मैंने, क्योंकि सोर्स जा चुका है, एनर्जी का सोर्स चला गया, बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एनर्जी बढ़ तो सकती ही नहीं, जो दे रहा था एनर्जी वो तो चला ही गया, अब तो एनर्जी डिसिपेट ही होनी है। और अगर चार्ज फ्लो कर जाए तो एनर्जी डिसिपेट होती ही होती है। एक ही केस था कि चार्ज या एनर्जी सेम रह जाती, और वो केस तब बनता अगर इनके बीच में आपस में चार्ज फ्लो नहीं करता तो। लेकिन यहाँ चार्ज फ्लो कर गया है, इसीलिए इस केस में एनर्जी तो डिक्रीज कर ही जाएगी। तो उससे भी सीधा आंसर आया था हमारा बी जो ऑप्शन था, एनर्जी डायरेक्ट डिक्रीज कर जाएगी, वहाँ सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये 4 क्वेश्चन मैं उठाए थे जो हमारे प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। अब 1-2 क्वेश्चन और डाउट के रूप में आया तो वो भी मैं करता हूँ। तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने लिए जो डाउट के रूप में थे, ये लगभग हर बुक में आपको मिल जाएंगे, पर ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जहाँ पे कोई शॉर्टकट ट्रिक लगती हो, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनफाइनाइट सीरीज के दोनों क्वेश्चन है
ये एक सीरीज दी हुई थी, मतलब यहाँ पर क्या है कि एक ये सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, ये 2C ये सी, ये 2C ये सी, इस तरीके से एक इनफाइनाइट सीरीज है जो बहुत दूर तक जाती है। मतलब एक अरेंजमेंट है, लैडर के रूप में अरेंजमेंट, ऐसे दूर जाते आ रहे हैं कैपेसिटर हमारे पास, और उनकी कैपेसिटेंस जो है वो धीरे सेम है, और एक के बाद एक स्टेप्स जुड़े हुए हैं। तो इसकी वैल्यू सोल्व कर देखो, एक इनफाइनाइट कैपेसिटर है, तो यहाँ पर गिनती के होते तो हम सीरीज पैरेलल के बारे में सोचते हैं ना, अब तो सोच नहीं सकते उस तरह के केस के बारे में। तो इसके लिए एक ट्रिक लगती है, और ट्रिक देखो क्या होती है, अगर हम इसकी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं, मान लो कि हमारे पास लैडर है, बहुत बड़ी लैडर है, बहुत बड़ी, या कोई चेन है आपके पास, बहुत बड़ी चेन है, अगर उस चेन में से आप एक टुकड़ा निकाल भी लोगे, टोटल उसका मास मान लेते हैं सपोज 50 ग्राम है, या 100 ग्राम की कोई चेन है हमारे पास, और उसमें से अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा निकाल भी लूँ तो भी कौन सा उसके मास पे कोई चेंज आने वाला है, तो भी मास तो ऑलमोस्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड इसको सोल्व किया जाता है कि अगर मैं इसकी एक कड़ी निकाल भी लूँ, जैसे ये जो चीज़ है, ये एक यूनिट है इसकी, जिसके बाद ये आगे रिपीट हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो जैसा लगे से आगे की जो सर्किट है वो पहले जैसा बन जाएगा। तो इसमें से अगर ऐसा आगे से एक या दो यूनिट आप निकाल भी लेते हो तो बचा हुआ जो सर्किट है हमारा वो एक जैसा रहता है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि अगर हम एक यूनिट को निकाल भी लेंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली जो कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो वही आएगी जो पहले आती। तो मैं मान लेता हूँ, अब देखो क्या किया गया, हमने लेट किया कि इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सपोज सी एक्स आती होगी, तो इनके बीच में अगर एक्स आती होगी, अगर मैं इसमें से एक यूनिट को निकाल भी लूँगा तो बचे हुए सर्किट की भी कितनी आएगी, एक्स आएगी। जब पूरे की एक्स आएगी, और क्योंकि इनफाइनाइट उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें से अगर आप एक यूनिट निकाल लोगे तो बचे हुए की भी कितनी आनी चाहिए, एक्स आनी चाहिए। तो इसमें यह माना गया कि जो इसके पीछे का जो हमारे पास बच गया यूनिट, जो सर्किट बच गया, उसकी भी कितनी आएगी, एक्स। तो वो सिंपलीफाई करके मैंने उसको क्या लिख दिया, एक्स। और इन सब का जो नेट सम आ रहा है वो भी कितना आ रहा है, एक्स। अगर पूरा जुड़ा होता तो भी क्या आता, एक्स होता। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक हमने इसमें अपनाई। अब ये एक्स हो गया और वापिस वो यूनिट जोड़ दी, मतलब इस यूनिट को यहाँ से काटा और ये कहा कि इस यूनिट को अगर हटा भी ले हम तो इसके पीछे का जो सर्किट है उसकी इक्विवेलेंट भी कितनी बनेगी, एक्स। तो उस एक्स को वापस इसमें जोड़ दिया गया और वो सर्किट का जो सम था वो यहाँ पे जुड़ गया एक्स के अंदर। बाकी सर्किट को दोबारा फिर यूनिट को जोड़ दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसमें एक्स और 2C किस में हो गए हैं, फिर सीरीज में हो गए। एक्स और 2C सीरीज में हो गए तो क्या बन जाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म का रिजल्ट आ रहा है। अब वो और ये सी किस में होगा, पैरेलल में, ये पैरेलल का रिजल्ट आ रहा है। और इन सब का जोड़ है कितना, वो भी तो एक्स है, तो उसको एक्स के इक्वल रख दिया। यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और इस क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे तो एक्स की रिजल्ट क्या आता है, 2C आता है। तो ये कैपेसिटेंस हो जाती है इनफाइनाइट सीरीज के केस में, इस टर्म में हो जाती है। क्लियर पॉइंट, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं ये। ऐसा बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपको चाहता है किसी स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन में, हमेशा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, बढ़िया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, इन ट्रिक्स पे नहीं आता। तो ये एक और है इनफाइनाइट सीरीज का, इसको भी कर लेते हैं। इसमें शुरू में एक कैपेसिटर जोड़ा गया, अगली लेयर में 2 कैपेसिटर सीरीज में, फिर अगली लेयर में 4, अगली लेयर में 8, ऐसे करते करते ये भी जीपी बन रही है। पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे करते करते वो डिफरेंट एक लैडर बनाई गई, यहाँ पर भी एक सीढ़ियाँ बनाई गई है जो चेंज होती जा रही है। तो अगर इसका हम नेट निकालेंगे तो ये देखो, ये और ये ऐसे पैरेलल में आ जा रहा है। इसका कितना बनेगा, C। इसका अगर सीरीज जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, C/2 बन जाएगा। इसका सीरीज कितना बन जाएगा, C/4 बन जाएगा। उसका कितना बन जाएगा, C/8। और ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो नेट सम कितना बनेगा, C + C/2 + C/4 + C/8 एंड सो ऑन जुड़ जाएगा। और क्योंकि ये एक जीपी बन रही है तो जीपी का सम का फॉर्मूला होता है, अगर वो डिक्रीजिंग हो, यानी उसका जो कॉमन रेशो, इसको आर बोलते हैं कॉमन रेशो, मतलब अगर आप किसी भी अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट निकल के आता है उसे कॉमन रेशो कहते हैं। अगर कॉमन रेशो 1 से छोटा बने तो इनफाइनाइट सीरीज के सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए यानी फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशो -1, सॉरी 1 माइनस कॉमन रेशो आएगा, 1 माइनस कॉमन रेशो, क्योंकि अगर वो 1 से छोटी आ रही हो तो इनफाइनाइट सीरीज का सम ये होता है। और देखो जो जेईई मेंस वाले बच्चे हैं उनका तो मैथ में हो ही जाता है, जो नीट वाले बच्चे हैं उनका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बस इसी तरह का आएगा, इसकी कॉमन रेशो 1 से छोटी बन रही होगी और इनफाइनाइट सीरीज के लिए हमको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो वो कितना आ रहा है इसका, C/2 आ, देखो इसको इससे डिवाइड करो तो भी C/2, इसको करोगे तो भी C/2, कॉमन रेशो कितना आ रहा है, C/2। तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, C/1 - C/2। तो C/C/2 आ गया तो ऊपर क्या चला गया, 2, यानी 2C बन गया। ये बना हमारे पास इसका, सॉरी C/2 नहीं, कॉमन रेशो 1/2 आएगा इसका। तो 1 - 1/2 × 2 आ गया तो 2 ऊपर चला गया 2C। तो ये बना इसका समेशन। जब इसको इस तरीके से जोड़ते हैं, फिर से बस थोड़ा सा बताया आपको, इसलिए आपको बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो नहीं तो ऐसे जरूरत नहीं है। एक और तरह का क्वेश्चन है जो इस तरह से बना हुआ है, इसका ही एक रूप है ये वाला, मतलब ये एक ही अरेंजमेंट है, आप थोड़ा तोड़ के देखो तो वो चीज़ वही बन जाएगी।
अब ये अरेंजमेंट भी एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसका कॉन्सेप्ट वैसे तो अगले चैप्टर का है। इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो ये कोई हमारा नेट सीरीज या पैरेलल नज़र नहीं आ रहा है। इसको इसके जैसा है तो इसमें हम समझते हैं इसमें कोई सीरीज या पैरेलल आपको दिखाई नहीं देगा कि कोई सीरीज है ही नहीं। सीरीज या पैरेलल तो आपको दिखाई कहाँ से देगा, तो इसमें कोई सीरीज पैरेलल है भी नहीं, इसीलिए इसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। उस केस में क्या होता है, अगर ये ब्रिज बैलेंस होने का मतलब क्या है, ये अगर इस कैपेसिटेंस की इससे रेशो और इसकी इससे रेशो इक्वल आ जाए, यानी कि 6/9 इसकी इससे रेशो और 12/18 इससे इसकी रेशो अगर इक्वल आ जाती है तो फिर जो चीज़ बनती है 2/3 आ गए दोनों का। तो ऐसी केस में इस सिचुएशन में जो ये दो पॉइंट होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अगर ये इसको कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनना। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा आपको अगले चैप्टर में जब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे तो सिंपल यूज़ हो रहा है क्योंकि देखो बुक जो लिखी जाती हैं वो इस सोच के लिखी जाती है कि बच्चे ने पहले पूरा सब कुछ पढ़ रखा है, तो उसमें ये सोचते नहीं कि वो बच्चे ने पूरा नहीं पढ़ा, पहले चैप्टर से पढ़ रहा है, तो इसलिए कुछ कॉन्सेप्ट आगे के आ जाते हैं। तो ये आगे वाला कॉन्सेप्ट है। अगर इनका रेशो इक्वल बन जाता है तो उस केस में ब्रिज को बैलेंस बोलते हैं। अगर ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल एक ही बन जाता है, सेम पोटेंशियल है। अगर इसका 10 वोल्ट है इसका भी कितना आएगा 10 वोल्ट। तो ऐसा होने से 24 जो माइक्रोफैराड कैपेसिटर बीच में लगा हुआ है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इसके अक्रॉस। जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज ही नहीं होगा। अगर ये चार्ज ही नहीं होगा तो सर्किट में इसका काम ही खत्म हो जाता है। फिर आप इसको यहाँ से हटा सकते हो और इसके हटने के बाद फिर आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और आपस में क्या हो गया वो पैरेलल में। क्लियर पॉइंट। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और आपस में क्या हो गया पैरेलल में ही बन जाते हैं। 6 और 12 का सीरीज कितना बनेगा 72/18 4, तो 4 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया 9 और 18 का, तो 18 × 9/27, तो ये हो गया 2/3 और ये आ रहा है 3, 6 आ रहा है, तो 4 और 6 का बन जाएगा 10, तो 10 बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर पॉइंट। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन जो थे आज मैंने उठाए थे। अब इन सब को तैयारी कर लेना। आपको ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए, बस एक बचा इसमें रेजिस्टेंस जुड़ती है कैपेसिटर के साथ में, वो तब पढ़ लेंगे हम जब हमारा रजिस्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, यानी कि करंट वाले चैप्टर के बाद उस चीज़ को हम कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट हो चुके हैं। एक इसको सारा जो भी हो सकता है कर लो और जो डाउट आते हैं फिर वो बता देना, उस पर भी नई वीडियो बन जाएगी।